वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रस्ट। इस वीडियो में हम देखेंगे आरआरबी टेक्नीशियन का सेट देखेंगे। आज का सेट नंबर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू माय यूट्यूब चैनल 6 नंबर का सेट हो जाएगा। अब देखते हैं इसमें हम सिर्फ और सिर्फ देखेंगे साइंस का पोर्शन देखेंगे और 10 इस जो है आरआरबी टेक्नीशियन में टोटल 100 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें हम 50 क्वेश्चन देखेंगे और 50 क्वेश्चन जो रीजनिंग और मैथ का है हम उसको इसमें नहीं देख पाएंगे। और हम देखेंगे 50 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन जो है साइंस का है और 10 क्वेश्चन जो है जीके जीएस का है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3rd नंबर से चालू होता है। 0.2 एम, 0.4 एम, 0.6 एम, 0.8 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में एक 20 वोल्ट के साथ संयोजित किया जाता है, तब विद्युत परिपथ में निवल शक्ति ज्ञात करना है। इसमें ज्ञात करना है शक्ति। शक्ति तो फार्मूला क्या होता है, P बराबर W/T या P बराबर VI इसका फार्मूला होता है। शक्ति का फार्मूला क्या होता है, P बराबर VI। तो V इसमें क्या हुआ है, दिया हुआ है। I इसमें जो है I निकालना है और इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है क्या, रजिस्टेंस दिया होता है। रजिस्टेंस V बराबर क्या होता है, IR होता है। जब श्रेणी क्रम में होता है तो सिर्फ सब जो श्रेणी क्रम में होता है तो R1 प्लस R2 प्लस R3 पूरा जुट जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये पूरे जोड़ने के बाद 14 8 6 14 14 6 कितना हो जाएगा, 14 6 हो जाएगा 20। तो कितना हो जाएगा 0.2 ओम हो जाएगा। V बराबर कितना है, V बराबर दिया हुआ है 20 और I के मान हमको निकालना है। R इक्वल टू कितना दिया हुआ है, R मेरा 2 आ जाएगा। तो I बराबर कितना आएगा, 10 एम्पियर मेरा आ गया। अब 10 एम्पियर तो V कितना है, V मेरा 20 है और I का मान कितना है 10 है। तो इसका कितना हो जाएगा, P बराबर कितना होता है, P बराबर V/I न होता है। P बराबर इक्वल टू पावर इक्वल टू क्या होता है, V बराबर पावर इक्वल टू होता है P बराबर क्या होता है, VI होता है। तो VI देखेंगे I का मान कितना हम निकाले थे, R का मान मेरा कितना था, तो 20 था। R के मान कितना 0.2 ओम आ गया था और V का मान कितना है, V का मान होता है 20 बोलते। V बराबर कितना होता है, V बराबर IR होता है। V का कितना है 20 है और I निकालना है 2 होता है। कितना I बराबर कितना हो जाएगा 10 एम्पियर होता है। V कितना है 20 हो गया, 20 वोल्ट। P बराबर VI वाट होता है और 10 होता है। कितना हो जाएगा 200 वाट इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 200 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी चालक के लिए वोल्टेज धारा ग्राफ की आकृति किस प्रकार की होती है। किसी चालक के लिए, किसी कंडक्टर के लिए वोल्टेज और धारा वोल्टेज और धारा V बराबर कितना होता है, V बराबर होता है IR। तो जैसे ही अगर V होगा यहाँ पे I होगा, जैसे V बढ़ेगा उसी तरह से I बढ़ेगा। तो क्या हो जाएगा, एक रैखिक हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। फोकस दूरी वाला F वाला एक अवतल दर्पण है। ध्रुव से U की दूरी पर रखी गई है। वस्तु ध्रुव से V दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब निर्भर करता है। इस दर्पण की फोकस दूरी कितनी हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू इस क्वेश्चन के डायरेक्ट ये दिया हुआ है कि ये इसको बनाना क्या है। दर्पण के फार्मूला क्या होता है, 1/V प्लस 1/U बराबर कितना होता है, 1/F हो जाता है। 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F हो जाता है। हमको निकालना क्या है, F का वैल्यू निकालना है। तो ऊपर में क्या होता है VU हो जाएगा। इसको LCM लीजिए, इसमें क्या हो जाएगा V प्लस 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F। दर्पण का क्या होता है, फार्मूला हो जाता है दर्पण का। अब देखेंगे अगर हम V और U हम अगर LCM लेते हैं तो कितना हो जाएगा, U प्लस V बराबर 1/F। तो F बराबर डायरेक्ट क्या हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा UV/U प्लस V, इसका आंसर हो जाएगा। इसका कौन हो जाएगा, UV/U प्लस V, इसका आंसर हो जाएगा। समानांतर परिपथ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। समानांतर परिपथ के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो क्या बोले, एक होता है समानांतर क्रम, एक होता है श्रेणी क्रम। तो समानांतर क्रम फॉर्मूला क्या होता है, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 अप टू इन्फिनिटी तक हो जाता है। अब क्या बोला है, समानांतर परिपथ की निवल धारा अलग अलग धाराओं में हमेशा एक होता है। तो क्या बोलता है, समानांतर क्रम में जो होता है, देखिए इस तरह से समानांतर क्रम हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, इसको जोड़ने के लिए ए जुट गया, यहाँ पे I हो जाएगा, यहाँ पे I हो जाएगा। तो धारा क्या होता है, धारा सेम हो जाता है। इसमें समानांतर क्रम में धारा जो होता है पूरा रेजिस्टेंस में धारा सेम जाता है, वोल्टेज जो होता है डिफर हो जाता है।
समानांतर परिपथ के तो क्या होता है, धारा अलग अलग धाराओं के लिए हमेशा कम होता है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि धारा जो है समान होता है। समानांतर परिपथ के लिए अलग अलग प्रतिरोधों के टर्मिनलों के बीच विभवांतर हमेशा समान होता है, तो विभवांतर समान नहीं होता है, विभवांतर समान नहीं होता है, धारा समान होता है, विभवांतर जो होता है डिफरेंट होता है। समानांतर परिपथ का निवल प्रतिरोध अलग अलग प्रतिरोधों के योग के हमेशा से अधिक होता है, तो आर इक्विवेलेंट जो बोल रहा है निवल प्रतिरोध से हमेशा क्या बोले, योगों से हमेशा अधिक होता है, तो अधिक नहीं होगा। अगर आर इक्विवेलेंट अगर हम लेंगे तो आर अगर इनकेस हम 4 ओम लिए हुए हैं तो आर इक्विवेलेंट हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 2, इसका आंसर आ जाएगा, जो कि निवल इक्विवेलेंट से हमारा कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा। समानांतर परिपथ का निवल प्रतिरोध अलग अलग प्रतिरोधों के योग से हमेशा क्या होता है, तो कम होता है। जैसे कि अगर प्रतिरोध मेरा 4 ओम है, 4 ओम का 2 प्रतिरोध है, वो समानांतर क्रम में जानना है तो निवल पूरा आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4। इसको कैलकुलेट करने के बाद हमको आर इक्विवेलेंट जो है इस मेन वाले से सबसे कम आता है, जो आर इक्विवेलेंट सबसे कम हो गया तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। यदि तांबे के एक तार को किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा जाता है, यदि तांबे के तार को किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा जाता है तो उसमें प्रेरित धारा की दिशा इनमें से किसका प्रयोग करके ज्ञात किया जा सकता है, तो मैक्सवेल के दाएं हाथ का पेच नियम, मैक्सवेल का दाएं हाथ का पेच नियम, मैक्सवेल का बाएं हाथ का पेच नियम, मैक्सवेल का दाएं हाथ का पेच नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम, क्योंकि ये बात कर रही है किसके लिए, किसी तांबे के एक छड़ को किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा जाता है, किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा जाता है तो उसमें प्रेरित धारा की दिशा किसका प्रयोग करता है, तो दाएं हाथ, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, जैसे कि मोटर हो गया, पंखा हो गया, ये सब फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पे काम करेगा। अब फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पे कौन काम करता है, तो जनरेटर जो है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पे कार्य करता है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम देखेंगे, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम में देखेंगे एक होता है ऐसे, ए अंगूठा हो जाएगा, अंगूठा के बाद एक उंगली हो जाएगा और एक उंगली ए हो जाता है। तो देखते हैं क्या फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम, इस नियम के अनुसार दाएं हाथ की माध्यम उंगली जो होता है, दाएं हाथ के माध्यम, तर्जनी, अंगूठा तीनों एक दूसरे के लंबवत होता है, तो ये तीनों जो होता है एक दूसरे के क्या होता है, तीनों जो होता है एक दूसरे के तीनों लंबवत होता है। एक अंगूठी हो जाएगा, ये हो जाएगा इंडेक्स फिंगर, ये हो जाएगा मिडिल फिंगर, तो तीनों एक दूसरे के क्या हो जाता है, लंबवत हो जाता है, तीनों एक दूसरे के लंबवत होता है। और यदि तर्जनी जो है, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अगर ये मैग्नेटिक फील्ड होता है, अगर जो इंडेक्स फिंगर जो है मैग्नेटिक फील्ड, तर्जनी जो है मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है, तो अंगूठा जो है चालक की गति को दर्शाता है। अंगूठा जो है चालक की गति मतलब कि मोशन और थ्रस्ट को दिखाएगा, चालक की गति को दिखाएगा। और माध्यमा में प्रेरित जो होता है, माध्यमा जो है मिडिल फिंगर जो होता है वो क्या दर्शाएगा, तो वो धारा को दर्शा देगा। इसी तरह से हो जाएगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का भी नियम यही दर्शाता है। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम का फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम का उपयोग जनरेटर की बाइंडिंग में करंट की दिशा को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। किसका, तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ, हम वहाँ पे बाएं हाथ का बोल दिए थे, उस गलती है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम जो होता है जनरेटर में यूज किया जाता है, और जो है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम जो पंखा वगैरह ये सब में काम करता है। अब देखते हैं जब नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जब हम केले के छिलके पर पैर रखते हैं तो हम गिर क्यों जाते हैं। केले का छिलका, देखिए क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ेगा, क्वेश्चन में कुछ है नहीं। केले का छिलका पैरों पर एक चुंबकीय आकर्षण बल लगाता है और नीचे की ओर गिर जाता है, तो केला का छिलका है तो आकर्षण बल लगाएगा नहीं। केले के छिलके में अधिक घर्षण हो जाएगा, जब घर्षण अधिक होगा तो गिराएगा नहीं। नेक्स्ट लाइन देखते हैं, नेक्स्ट लाइन क्या है, नेक्स्ट लाइन है केले के छिलके की पकड़ अच्छी होती है, पकड़ अच्छी होगा तो गिराएगा नहीं। केले का छिलका चिकना होता है और इस पर घर्षण बहुत कम होता है। केले का छिलका जो है चिकना होता है, इस पर घर्षण बहुत कम होता है, इसलिए हमें खड़े होने के लिए आवश्यकता नहीं पड़ती। तो केले के छिलके पर घर्षण बहुत कम होता है और हम फिसल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पहला 19 को पहला खेलो इंडिया पैरा गेम 2023 का शुभंकर क्या बनाएगा, तो पैरा गेम 2023 का शुभंकर क्या है,
उज्ज्वला जो है इसका शुभंकर हो जाएगा। पहला खेलो इंडिया गेम 2023 का शुभंकर क्या हो जाएगा, उज्ज्वला हो जाएगा। और पहला खेलो इंडिया गेम कहाँ आयोजित किया गया था, पहला खेलो इंडिया पैरा गेम 2023 का शुभंकर उज्ज्वला है। हाल ही में 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो 16वां वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, एन के सिंह, अरविंद पनगड़िया, क्षितिज चंद्र नियोगी, के संथानामत। ये 16वां वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है, अरविंद पनगड़िया हो गया। 15वां वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था, तो एन के सिंह था। ये क्षितिज चंद्र नियोगी फर्स्ट नंबर का था। के संथानम कितना नंबर का था, 2 नंबर के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस कोलाइड में परत प्रक्षेपण के माध्यम में ठोस प्रक्षेपित प्रवस्था में इसमें से किस कोलाइड में तरल प्रक्षेपण के माध्यम में ठोस प्रक्षेपित प्रवस्था होती है, किसमें होती है, जेल, इमल्सम, फोम और सॉल। तो तरल जो होता है, लिक्विड जो होता है, गैस, अगर लिक्विड जो होता है गैस का होगा तो क्या बना जाएगा, सॉल बना देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम को जलने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इनमें शामिल अभिक्रिया को क्या बोला जाता है, तो वायु की उपस्थिति में जब मैग्नीशियम को जलाएंगे तो इसमें कौन सा अभिक्रिया बन जाएगा, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया बन जाएगा। डायरेक्ट इसका आंसर है। अब देखते हैं, दी गई धातुओं को उसके वैद्युत ऋणात्मकता के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, जिसके परमाणु क्रमांक दिया गया है। तो जब परमाणु क्रमांक दिया गया है तो इस स्क्रीन पे बनाना पॉसिबल है क्योंकि लंबा बन जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जिसका परमाणु संख्या आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अनुसार इसको लिया जाएगा। ब्यूटेनॉल किस कार्यात्मक समूह युक्त 4 कार्बन वाला यौगिक है, कौन, ब्यूटेनॉन किस कार्यात्मक समूह युक्त 4 कार्बन वाला यौगिक है, तो इसका एल्डिहाइड, एल्कोहल, कार्बोलिक अम्ल हो जाएगा, कीटोन। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, कीटोन क्या हो जाएगा, 1 2 और यहाँ हो जाएगा ये कीटोन का सिंबल है कीटोन। कार्बोलिक एसिड का हो जाएगा COOH, एल्डिहाइड का हो जाएगा COH और अल्कोहल का हो जाएगा क्या, OH हो जाएगा इसका अल्कोहल के लिए। और क्या बोलता है, कार्यात्मक समूह ब्यूटेनॉन किसका हो जाएगा, कीटोन का। नेक्स्ट क्वेश्चन कोड 25 नंबर, कुछ जीवाणुओं की क्रिया द्वारा घोड़ा, खरगोश आदि जैसे प्राणियों में आहार नाल में मौजूद सेलुलोज का पाचन इनमें से किस स्थान पर होता है, तो जैसे घोड़ा हो गया, खरगोश आदि का, इसको सेलुलोज का पाचन किस में आधार पर होता है, आमाशय में तो नहीं होता है, ग्रास नली में पाचन नहीं होता है, छोटी आंत में नहीं, इसमें किसका हो जाएगा, अंधनाल हो जाएगा। इसका पूरा डिटेल देखते हैं कि किसके कारण सेलुलोज का पाचन होता है। पूरा डिटेल्स में हम देखते हैं। कुछ जीवाणुओं की क्रिया घोड़ा, खरगोश आदि जैसे प्राणियों का आहार में मौजूद सेलुलोज का पाचन जो है अंधनाल स्थान पर होता है। मनुष्य सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाता है क्योंकि उसमें क्या होता है, बीटा एसिटाइल। मनुष्य जो है सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाता है क्योंकि उसमें जो होते हैं बीटा एसिटाइल लिंकेज जो होता है उसमें नहीं पाया जाता है, जिसके कारण से बीटा एसिटाइल लिंकेज जो होता है, लिंकेज को तोड़ने के लिए आवश्यक एंजाइम की कमी होती है, जिसकी वजह से मनुष्य जो है सेलुलोज का पाचन नहीं करता है। और दीमक की आंत में कभी एक क्वेश्चन भी देता है, कभी ये भी क्वेश्चन देता है कि दीमक की आंत में पास्टिगोफोरस जो प्रोटोजोआ है, दीमक की आंत में जो है पास्टिगोफोरस जो कि प्रोटोवा है, जो सेलुलोज का पाचन का कार्य करता है। कौन सा, पास्टिगोफोरस। कभी जो है पास्टिगोफोरस भी दे देगा, कभी प्रोटोजोआ देता है, तो बी केयरफुल, इसको ध्यान में रखिएगा। पशुओं में सेलुलोज युक्त अंतर्ग्रहण भोजन अस्थायी रूप से रूमेन में संग्रहित होता है। जब पशुओं जो है भोजन को ग्रहण करता है तो कहाँ संग्रहित होता है, रूमेन में संग्रहित होता है, और बाद में जुगाली करने के लिए पुनः जो है उत्पन्न हो जाता है। रूमेन में सेलुलोज का पाचन जो है अवायवीय जीवाणु द्वारा होता है। रूमेन में पाचन जो है अवायवीय जीवाणु द्वारा होता है।
अवायवीय जीवाणु जो है इस प्रकार का पाचन के उत्पाद बने, इस प्रकार जो पाचन के उत्पाद में जो बनता है क्या बनता है, मीथेन बनता है। जैसे गाय भैंस जुगाली करता है तो फेन जो निकलता है मुंह के पास में क्या होता है, मीथेन होता है, जो अवायवीय पाचन होता है, जिसमें वायु की उपस्थिति नहीं होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर। 26 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जल के अणुओं के एक वरंतः परागमय झिल्ली के आर पार गति का वर्णन करता है? तो क्या हो जाएगा, स्थानांतरण, बहिकोशिकाएं, विसरण और परासरण। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, परासरण हो जाएगा इसका आंसर। अब देखते हैं 10 केजी पिंड का 100 न्यूटन बल कार्य करता है। 10 केजी पिंड पर 100 न्यूटन बल कार्य करता है। यह एक घर्षण वाली क्षैतिज मेज पर रखा जाता है। यदि घर्षण का गुणांक 0.5 है, गुरुत्वीय त्वरण का मान 10 है, तो मीटर पर सेकंड में त्वरण का मान ज्ञात करें। तो इसके इक्वल टू घर्षण इक्वल रहता है, तो त्वरण का फॉर्मूला होता है कैपिटल F माइनस स्मॉल f डिवाइडेड बाई क्या होता है, मास हो जाता है। तो कैपिटल F का मान कितना है, 10 हो जाएगा। कैपिटल F और स्मॉल f का क्या हो जाएगा, म्यू। स्मॉल f का मान होता है म्यू एम जी होगा। म्यू का मान कितना है, 0.5 है, और जी का मान कितना है, 10 है, और म्यू एम जी एम का मान कितना है, तो कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा एफ हो जाएगा। एफ की इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्मॉल एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। कैपिटल एफ के इक्वल टू कितना जो है 100 दिया हुआ है। स्मॉल एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। एम के मान कितना है, 10 है, तब 50/10 कितना हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। इसका फार्मूला क्या होता है, ए इक्वल टू कैपिटल एफ। अगर इस तरह का फार्मूला क्वेश्चन दे तो ए इक्वल टू एक्सेलरेशन इक्वल टू कैपिटल एफ इक्वल टू स्मॉल एफ को इस तरह से म्यू एम जी भी लिख सकते हैं, इक्वल टू कितना होता है, मास हो जाता है। तो इसका कैलकुलेट करने के बाद इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर। सही कथन की पहचान कीजिए। X गुणसूत्र वाले शुक्राणु में 23 गुणसूत्र होते हैं, जबकि Y गुणसूत्र वाले शुक्राणु में 22। क्वेश्चन देखते हैं। X गुणसूत्र वाले शुक्राणु में 23 गुणसूत्र होते हैं, जबकि Y गुणसूत्र वाले शुक्राणु में 22 गुणसूत्र होते हैं। X गुणसूत्र वाले शुक्राणु में 22 गुणसूत्र होते हैं और Y गुणसूत्र वाले शुक्राणु में 22 गुणसूत्र होते हैं। X गुणसूत्र वाले शुक्राणु में 22 गुणसूत्र होते हैं, जबकि Y गुणसूत्र वाले में 23 गुणसूत्र होते हैं। इसमें देखते हैं X गुणसूत्र वाले शुक्राणु में 23 गुणसूत्र होते हैं और Y गुणसूत्र वाले शुक्राणु में भी 23 गुणसूत्र होते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या, डी हो जाएगा, जो सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। भारत में रेडियो प्रसारण 1923 में द्वारा शुरू किया गया था। तो किसके द्वारा शुरू, लायंस क्लब ऑफ बॉम्बे, रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे, रोटरैक्ट क्लब ऑफ बॉम्बे, रोटरी क्लब ऑफ बॉम्बे। तो किसके द्वारा शुरू किया गया था, रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के द्वारा 1923 में रेडियो प्रसारण की शुरुआत किया गया था। इसके बाद 1927 में बॉम्बे और कोलकाता में निजी स्वामित्व वाले 2 ट्रांसमीटरों का प्रसारण किया गया था। 1936 में इसका नाम बदल दिया गया था। 1923 में रेडियो प्रसारण के रोटरी क्लब ऑफ बॉम्बे किया गया था। 1936 में इसको नाम बदल के ऑल इंडिया रेडियो कर दिया था, ऑल इंडिया रेडियो। किसका लिए कर गया था, तो रेडियो प्रसारण के लिए रोटरी क्लब ऑफ बॉम्बे के जो है शुरुआत जो 1923 में हुआ था, 1936 में इसका नाम बदल के कर दिया गया था ऑल इंडिया रेडियो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन किसे बोला जाता है, तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। मानव हृदय में फुसफुस सिरा जो है किससे जुड़ी होती है? मानव हृदय में जो है फुसफुस सिरा किससे जुड़ी होती है? तो बायां अलिंद बायां नीलय, दायां अलिंद दायां नीलय। तो किससे जुड़ी होती है? तो ये जुड़ी होती है बायां अलिंद से जुड़ी होती है। मानव हृदय में फुसफुस सिरा बायां अलिंद से जुड़ी होती है। फुसफुस सिरा एकमात्र ऐसी सिरा है जिससे शुद्ध रक्त का स्राव होता है। फुसफुस सिरा जो होता है, फुसफुस सिरा लग जाएगा, अगर सिर्फ सिरा लग जाता है तो उससे अशुद्ध रक्त का स्राव होता है। फुसफुस सिरा लग जाएगा तो उससे शुद्ध रक्त का स्राव होता है। ये
ये जो है फेफड़ा से रक्त को बायां अलिंद तक ले जाता है। फेफड़ा से रक्त को कहाँ ले जाता है? बायां अलिंद तक ले जाता है। कौन सा? फेफड़ा से रक्त को बायां अलिंद तक कौन ले जाता है? फुसफुस शिरा ले जाता है। फुसफुस ध्वनि एकमात्र ऐसी ध्वनि जिससे अशुद्ध रक्त प्रवाहित होती है, जो दायां नीले से रक्त को कहाँ ले जाता है? दायां नीले से कहाँ ले जाता है? दायां नीले से ले जाता है, फेफड़ा में ले जाता है। तो फुसफुस शिरा जो हो गया, फुसफुस शिरा जो होता है तो रक्त किससे जुड़ा होता है? दायां नीले से जुड़ा होता है। अब फुसफुस ध्वनि जो होता है किससे जुड़ा जाता है? दायां नीले से जुड़ा होता है। फुसफुस शिरा जो है रक्त को, शुद्ध रक्त को फेफड़ा से कहाँ ले जाता है? हृदय में ले जाता है। और दायां अलिंद जो होता है क्या बोलता है? फुसफुस ध्वनि जो होता है इससे हार्ट से कहाँ ले जाता है? फेफड़ा में ले जाते हैं अशुद्ध रक्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित यदि ट्रांसफार्मर के बल्ले मोटे तार के बने होते तो क्या होता है? अगर ट्रांसफार्मर के बल्ले जो होते हैं मोटे तार के बने हो तो क्या होगा? वैभव धारा क्षतिग्रस्त अधिक होगा, चुंबकीय फ्लक्स का रिसाव कम हो जाएगा, ताम्र क्षति बढ़ जाएगी, ताम्र क्षति में कमी आ जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? ताम्र क्षति जो होता है बढ़ जाएगा। यदि ट्रांसफार्मर का बल्ब मोटे तार के बनाया जाता है तो ताम्र क्षति जो होता है बढ़ जाता है। ट्रांसफार्मर की क्षति होती है क्या क्या बोला? तो ऊष्मीय फ्लक्स क्षरण भंवर धाराओं के कारण क्षरण शैलथीय हानि कंपन आदि होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है 43 नंबर क्वेश्चन, इस स्क्रीन पे बनाना पॉसिबल नहीं है। हम 43 नंबर का आंसर बता देते हैं, r/√2 हो जाता है। चुंबकीय याम्योत्तर एवं भौगोलिक याम्योत्तर, चुंबकीय याम्योत्तर एवं भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के कोण को क्या बोला जाता है? चुंबकीय याम्योत्तर मैग्नेटिक मेरिडियन एवं भौगोलिक याम्योत्तर जियोग्राफिकल मेरिडियन के बीच के कोण क्या बोला जाता है? चुंबकीय दिक्पात बोला जाता है इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा 44 चुंबकीय दिक्पात। नयन कोण नहीं, चुंबकीय घूर्ण नहीं, चुंबकीय तो चुंबकीय दिक्पात इसका आंसर हो जाएगा। चुंबकीय दिक्पात इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब इलेक्ट्रॉन पुंज एक प्रोटॉन पुंज एक दूसरे के समानांतर एक ही दिशा में गतिमान होता है। जब इलेक्ट्रॉन पुंज और प्रोटॉन पुंज एक दूसरे के समानांतर एक ही दिशा में जब एक ही दिशा में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हो जाए तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जब एक ही दिशा में एक दूसरे के समानांतर हो जाए क्या हो जाएगा? एक दूसरे के आकर्षित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1। अफबाऊ सिद्धांत निम्नलिखित में किसके कक्षकों के भरने में ठीक समस्या ठीक नहीं है? किसके लिए? तो सी और क्रोमियम, ये अपवाद में है, इसको याद कर ले कि अफबाऊ सिद्धांत के अनुसार सी और क्रोमियम को भरने के लिए सक्सेसफुल नहीं है, सही नहीं है। अब क्या बोलता है? क्रोमियम परमाणु के मूल अवस्था में सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। क्रोमियम के क्या परमाणु संख्या क्या होता है? क्रोमियम Cr होता है 24 होता है। और इसमें कितना दिया? आर्गन D541, आर्गन कितना होता है? आर्गन 18 तक हो जाएगा। 18 5 + 1 6 24। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा 47। अब देखते हैं प्रिज्म द्वारा उत्पन्न वर्णक्रम में लाल रंग के प्रकाश का विचलन सबसे कम होता है, क्योंकि उसका वेग जो होता है सभी रंगों के प्रकाश से अधिक होता है, सभी रंगों के प्रकाश से कम होता है, सभी रंगों के प्रकाश के औसत के बराबर होता है, सभी प्रिज्म के अत्यधिक मंद के तो सभी रंगों के प्रकाश से अधिक होता है। किसका? 48 का ऑप्शन हो जाएगा। 48 का ऑप्शन हो जाएगा ऐसे कि क्योंकि लाल रंग का प्रकाश का विचलन सबसे कम होता है, इसलिए इसका जो होता है सभी रंगों का वेग जो होता है सबसे अधिक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनावों के अधीक्षण, निर्देश और नियंत्रण की बात करता है? तो कौन सा हो जाएगा? 556 तो हो जाए आपातकाल की बात करता है। 367 संशोधन की बात करता है। तो कौन हो जाएगा? 324 जो है चुनाव आयोग से संबंधित है। 324 जो है चुनाव आयोग से संबंधित है। बजट दस्तावेज कुल व्यय को रूप में वर्गीकृत किया जाए। बजट का दस्तावेज जो है कुल व्यय में वर्गीकृत किया जाए। माल आय, ऑप्शन नंबर ए माल आय, आंशिक और पूर्ण व्यय, सेवाएं और गैर माल सेवाएं, योजनागत और गैर परंपरागत जो है बजट का होता है। योजनागत और गैर परंपरागत को कुल व्यय का वर्गीकृत किया जाता है। मतलब कि योजनागत और गैर योजनागत दोनों हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वांटम कहाँ पाया जाता है? क्वांटासोम कहाँ पाया जाता है? 61 नंबर क्वांटासोम कहाँ पाया जाता है? क्रिस्टी के सतह पर, प्लाज्मा झिल्ली के सतह पर, केंद्रीय झिल्ली के सतह पर, थैलेक्साइड कहाँ? थैलेक्वाइड की सतह पर। तो कहाँ पाया जाता है क्वांटासोम? कहाँ पाया जाता है? थैलेक्वाइड की सतह पर पाया जाता है।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। सिनेप्सिस संग्रहित होता है, उत्तेजिक रसायन है, अवरोधक रसायन है, चालक रसायन। तो सिनोप्सिस जो है उत्तेजक भी है, अवरोधक भी है, चालक भी है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब क्या बोलते हैं, एक पत्थर को एक ऊंचाई से गिराया जाता है, एक निश्चित संवेग में भूतल से टकराता है। यदि पत्थर को इस ऊंचाई से 100% अधिक ऊंचाई से गिराया जाता है, भूतल को टकराने पर इसका संवेग में परिवर्तन क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 100%। अब बोलते हैं हृदय की धड़कन कौन बढ़ाता है, हृदय की धड़कन को कौन बढ़ाता है, एसिटोकाइलिन, थायरॉक्सिन, एड्रिनल, हिस्टामिन। तो हृदय के धड़कन को कौन बढ़ाता है एड्रिनल ग्लैंड जो है हृदय के धड़कन को बढ़ा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट 65। मेरोथियोलिसिस में मेसोथियोलिसिस मुख्यतः विषाक्त होते हैं, मेसोथियोसिस मुख्यतः विषाक्त होते हैं। पारा, लेड, आर्सेनिक और कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका आंसर हो जाएगा आर्सेनिक। मिसोथेसिस अगर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, आर्सेनिक हो जाएगा। मिसोथेसिस आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, आर्सेनिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 66 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी सुमेलित नहीं है, विटामिन B1 बेरी, विटामिन सी अस्कर्वी। विटामिन B1 बेरी सही है। विटामिन सी से अस्कर्वी रोग होता है, से भी है। विटामिन ए जो है वर्णघात, ये भी सही है। विटामिन डी नपुंसकता, तो विटामिन डी नपुंसकता नहीं, विटामिन डी की कमी से रिकेटस बीमारी होती है। अब विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है, नपुंसकता। विटामिन ई की कमी से नपुंसकता होता है। अब देखते हैं विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग, आयोडीन की कमी से क्या होता है, गलगंड रोग हो जाता है। विटामिन 12 की कमी से परमिशियस रक्ततल्पा हो जाता है। परमिशियस रक्ततल्पा किसके कारण होता है, विटामिन 12 की कमी से होता है। अब देखते हैं चित्र 67 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और किस तरह से पूछ रहा है। चित्र में प्रदर्शित किया गया है कि PQRS एक अवतल दर्पण है। PQRS जो PQRS पॉइंट दिया हुआ है, PQRS जो एक पॉइंट दिया हुआ है, क्या है, एक अवतल दर्पण है तथा सतह चित्र पर बिंदु PQRS एक वक्रता केंद्र की दूरियां R1, वक्रता केंद्र की दूरी R1, R2, R3, R4, R1, R2, R3, R4 के मध्य संबंध ज्ञात करें। तब अगर इन केस हम इसको एक गोलाकार बना दें, तो क्या बोलते हैं, R1, R2, F बराबर क्या होता है, R बराबर क्या होता है, R बराबर होता है कितना, 2F, R बराबर होता है 2F। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से है 79 क्वेश्चन। मोहिनी अट्टम की जननी भारत मोहिनी अट्टम की जननी पर आधारित एक डॉक्यू फिक्शन है, किसके, शोभन नारायण, कलामंडम कोनियट्टू अम्मा, अब महबूब सुभानी, अनुराधा पांडे। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, कलामंडम कल्याणी कुट्टी अम्मा। अब भारत में किस वर्ष राष्ट्रीय काम के बदले भोजन कार्यक्रम को शुरू किया गया, इसका आंसर हो जाएगा कब, 2004 में जो है राष्ट्रीय काम के बदले वर्ष में राष्ट्रीय काम के बदले भोजन कार्यक्रम को शुरू किया गया है। 2004 में इसको शुरू किया गया था। काम के बदले राष्ट्रीय खाद्य प्रोग्राम NEWP 2024 में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा इसको चालू किया गया था। यह कार्यक्रम 2005 के राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना नरेगा में समाहित है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में रूप में इसकी शुरुआत 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के बंदापल्ली गांव से किया गया था। 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदलकर, किसका नाम बदलकर, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया है। कब किया गया था, 2 अक्टूबर 2009 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, तारपीन के तेल और कांच के अपवर्तनांक का, तारपीन के तेल और कांच के अपवर्तनांक 1.47 है, 1.52। कोई प्रकाश किरण तारपीन के तेल से कांच में गमन करता है, तो तेल से, ऑयल से कहाँ गल करता है, सॉलिड में। अगर इनकेस बोल रहा है इस क्वेश्चन में तारपीन के तेल क्या है, लिक्विड से कहाँ कर रहा है, कांच है, तो कांच क्या है, सॉलिड है। अब क्या बोलते हैं, तारपीन तेल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, तारपीन तेल के सापेक्ष
तो तरपीन तेल का अपवर्तनांक कितना दे सापेक्ष दिया हुआ, तो सापेक्ष वाला कितना हो जाएगा 1.52 हो गया। किसका हो जाएगा 1.52, कांच का हो जाएगा। और तरपीन का कितना होगा 1.47। इसको कैलकुलेट करने पे आंसर क्या आ जाएगा 1.03 इसका 1.03 इसका आंसर हो जाएगा। 1.03 इसका विचलन हो जाएगा। अब जब भी कोई जो होता है कोई होता है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में अगर संघन माध्यम से विरल माध्यम से संघन माध्यम में जाएगा तो क्या हो जाएगा अभिलंब की ओर झुक जाएगा। कोई भी प्रतिबिंब जो होता है कोई भी अभिलंब की ओर झुक जाएगा। क्या बोल रहा है ये ऑयल जो हो जाएगा, ऑयल जो है विरल माध्यम है और सॉलिड क्या है शीशा क्या है सॉलिड माध्यम है। तो विरल माध्यम से संघन माध्यम में जाएगा तो क्या हो जाएगा अभिलंब की ओर झुक जाएगा। वही जो होता है संघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाएगा तो क्या हो जाएगा अभिलंब से दूर हट जाएगा। अब देखते हैं तांबे के कौन से गुणधर्म इसे वस्तु विद्युत संचालित लाइनों के लिए आदर्श माना जाता है। तांबे के कौन सा गुणधर्म विद्युत संचालित लाइनों के लिए आदर्श माना जाता है। तो उच्च प्रतिरोध, निम्न गलनांक, निम्न प्रतिरोध क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा तांबे के कौन से गुणधर्म के लिए संचारित लाइनों के लिए आदर्श प्रतिरोध माना जाएगा। अगर उच्च प्रतिरोध होगा तब वोल्टेज नहीं बढ़ेगा, निम्न गलनांक हो जाएगा तो जल्दी गल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कौन सा निम्न प्रतिरोध। निम्न प्रतिरोध होगा तो वोल्टेज अगर प्रतिरोध निम्न हो जाएगा, देखिए अकॉर्डिंग टू V बराबर IR के अनुसार अगर प्रतिरोध निम्न होगा तो करंट अच्छा से प्रवाहित होगा। तो वही तो यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर प्रतिरोध निम्न होगा तो करंट क्या हो जाएगा सही से प्रभावित होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा सी। सार्वभौमिक सूचक में 4 से 5 तक का pH मान को इंगित करता है। सार्वभौमिक सूचक में अगर 4 से 5 ही pH मान है तो एक जो है pH स्केल लीजिए, pH स्केल में कितना होता है 14 से लेकर के 1 तक हो जाएगा तो 7 हो जाता है। 7 जो होता है न्यूट्रल होता है। 7 से नीचे हो जितना हो जाएगा क्या हो जाएगा एसिड हो जाएगा। 7 से ऊपर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा बेस हो जाएगा। तो इसमें कितना रेंज पूछ रहा है 4 और 5 के रेंज में दिया गया है कि 4 और 5 के रेंज में दिया गया है 4 और 5 के रेंज में दिया गया है। ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 1। 4 और 5 के रेंज में दिया होता है क्या हो जाएगा दुर्बल एसिड हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए तो और नीचे जाना पड़ेगा 1, 2 ये हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर 4, 5 के रेंज में हो तो क्या हो जाएगा दुर्बल एसिड हो जाएगा, दुर्बल अम्ल हो जाएगा। अब क्या दे रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक यौगिक का गुणसूत्र C2H6O यौगिक का नाम बताइए। C2H6O यौगिक का नाम इथाइल अल्कोहल, डाईमिथाइल अल्कोहल, डाईमिथाइल और इथेनॉल दोनों हो जाएगा। C2H6O का हो जाता है डाईमिथाइल ईथर और इथेनॉल दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 85। कुछ दिनों तक खुले में रख जाने पर चांदी की बनी वस्तु बनने की वजह क्या हो जाती है काली हो जाती है। कुछ देर तक अगर चांदी के वस्तुएं जो होता है आप अगर खुले में आसमान में छोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा काला रंग होता है। किसके कमी के कारण होता है तो AgSO4 H4 AgCl Ag2S के कारण हो जाता है। Ag2S के कारण हो जाता है काला हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटी आंत की आंतरिक सतह पर हजारों अंगुलीनुमा आकृति होती है, उन्हें क्या कहा जाता है। छोटी जो होता है छोटी आंत में हजारों अंगुलीनुमा आकार के जो होती है छोटी आंत जो है हजारों अंगुलीनुमा आकार की आकृति होती है उसे क्या बोला जाता है लेप्स, ब्रोनकाई, भिलाई, मोयोमास्ते क्या हो जाएगा भिलाई होता है। भिलाई अगर याद करना है तो छोटी आंत में आंतरिक सतह पे अंगुलीनुमा आकृति किसके होता है भिलाई हो होता है जो प्रोटीन वसा ये सबको क्या करता है एब्जॉर्ब करने का काम करता है। अब क्या होता है अंकुरन के समय बीज का कौन सा भाग जड़ का निर्माण करता है। अंकुरन के समय बीज का कौन सा भाग जो है जड़ का निर्माण करता है। तो इसका आंसर बीजपत्र, मूलांकुर, दलपुंज, परांकुर। तो मूलांकुर जो होता है नीचे में चला जाता है तो ये जड़ का निर्माण करता है। अब परांकुर जो होता है ऊपर में चला जाता है जो तना वगैरह ये सब का निर्माण करता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 नंबर, पौधे में विभेदक ऊतक की कोशिकाएं एक ऐसी प्रक्रिया से गुजरती है जिससे विभाजित होने की क्षमता खो देती है तथा एक अस्थायी आकृति और आकार ग्रहण कर लेती है और एक विशिष्ट कार्य करने के लिए विशेषकृत हो जाती है। इस प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है। तो इस प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है विभेदन। इस प्रक्रिया को जाना जाता है। इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है पुनर्जनन, विभेदन,
प्रचुरोधन विकास, तो इसको क्या बोला जाता है? विभेदन बोला जाता है। विभेदन विभयोजित ऊतक के विभाजन तथा विभेदन के फलस्वरूप अस्थायी ऊतक का निर्माण होता है। अस्थायी ऊतक की कोशिकाएं मृत होती है। जितनी अस्थायी ऊतक की कोशिकाएं होती है जो मृत होती है अथवा जीवित पतली मोटी भीति वाले होती है, ये किसके लिए है? तो विभयोजन के लिए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 99 क्वेश्चन देखते हैं। क्रिकेट विश्व कप 1983 में क्रिकेट का विश्व कप 1983 में फाइनल मैच में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक रन बनाए थे? तो क्रिकेट विश्व कप 1983 के फाइनल मैच में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने सबसे ज़्यादा रन बनाए थे? तो सुनील गावस्कर, मोहिंदर अमरनाथ, कृष्णाचारी श्रीकांत, कपिल देव। तो किसने सबसे ज़्यादा बनाया था? तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा बी, कृष्णाचारी श्रीकांत सबसे ज़्यादा बनाए थे। कि इसमें 1983 में भारतीय टीम ने 183 रन बनाए थे और श्रीलंका को 38 रन का योगदान, श्रीकांत ने 38 रन का योगदान दिया था। किसने? श्रीकांत ने। स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है। स्वतंत्रता के समय जो है भारत की लगभग 75% जो जनता थी जो कृषि पर निर्भर करती थी। कितना? 75% प्रतिशत जनसंख्या जो तो कृषि पर निर्भर करती थी। 1990 तक की देश के 65%, 1990 तक कितना हो जाएगा? 65% हो गया। स्वतंत्रता कब हुआ था? 1947 में। तो 1947 में कितना था? 75% था। और 1990 में कितना परसेंट पाया गया? 65% पाया गया है। भारत की लगभग 55% जनसंख्या आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। अभी जो है एट प्रेजेंट की बात करते तो 55% जो लोग हैं जो आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। इसी तरह से ये वीडियो हमारा समाप्त होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा? और हम आपको बता दें कि जो न्यूमेरिकल वाले पोर्शन है स्क्रीन पे नहीं बन पाते हैं, जिसके कारण हम नहीं बता पाते हैं, उसके लिए सॉरी। और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। आप वहाँ से जाकर के टेलीग्राम चैनल से जुड़े। वहाँ पे बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। आप वहाँ पे बिहार एसएससी का जाकर के प्रैक्टिस सेट लगाएं और बेनिफिट उठाएं। थैंक यू।